4 पीएम में सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं का स्वागत है। अ, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करूँगा जिसका संबंध देश की अर्थव्यवस्था से है और हमारे आपके समाज से है और सरकार के उस दावे से है, मोदी सरकार के उस दावे से है कि इस देश में जल्दी ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनेगी। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनेगी और दूसरी तरफ सरकार ये भी घोषणा करती है, प्रधानमंत्री स्वयं ये घोषणा करते हैं कि 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक दिया जाता रहेगा। इन दोनों बातों में जो विरोधाभास है, मैं उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूँगा। मैं चाहूँगा कि सब लोग इस बात के ऊपर गौर करें कि सरकार के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के दावे अपने आप में कितने खोखले हैं और इसका खोखलापन उस दिन और उजागर हो गया जब पिछले मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो वहाँ पर जातिगत सर्वेक्षण किया गया था, जिसको जातिगत जनगणना भी हम कहते हैं, उस सर्वेक्षण के का जो सामाजिक आर्थिक डेटा था, वो विधानसभा में पेश किया गया। तब पता चला कि बिहार की जनता का जो 34% हिस्सा है, वो 34% हिस्सा निहायत ही गरीब है। जो बिहार की जनता के 34% जो बिहार के परिवार हैं, उन परिवारों में केवल उनके पास 6,000 रुपए महीने की आमदनी होती है और उसी आमदनी में उन्हें अपना गुजर-बसर करना पड़ता है। जैसे ही जब ये डेटा जातियों के सर्वेक्षण के ऊपर आता है, तब बात और भी ज़्यादा स्पष्ट होती है। तब पता चलता है कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उन पिछड़ी जातियों के बीच में आर्थिक बदहाली बहुत है। जो एमबीसी हैं, यानी मोस्ट बैकवर्ड हैं और ईबीसी जो हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, उनके बीच में बदहाली बहुत ज़्यादा है और इस बदहाली को दुरुस्त करना होगा। अब देखने की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से बिहार में हुकूमत करती रही है। 2015 में वो महागठबंधन के मुकाबले चुनाव ज़रूर हार गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्होंने उस सरकार को तोड़ दिया और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हो गई। इसके बावजूद इन लोगों ने ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि ये जो बदहाली है बिहार की, ये बदहाली किसी भी तरीके से दूर हो। अब आज स्थिति क्या है कि आज स्थिति यह है कि रिजर्वेशन जिसको कि माना जाता है कि वो लोगों की गरीबी दूर करने का एक कारण है, वो दरअसल केवल एक वर्टिकल किस्म का एम्प्लॉयमेंट ही देता है। रिजर्वेशन केवल एक वर्टिकल एम्प्लॉयमेंट देता है और वर्टिकल एम्प्लॉयमेंट देने के कारण दरअसल समाज की किसी किस्म की कोई बदहाली दूर नहीं होती। जब तक उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं ले जाया जाएगा, तब तक कोई बदहाली दूर नहीं होगी। इसी इसी की तुलना जैसे ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के दावे से करते हैं, तो सारी बातें हम लोगों की समझ में आ जाती हैं। अब ये हुआ क्यों? आरक्षण तो बहुत दिनों से दिया जा रहा है, हुआ क्यों? तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, तो मंडल कमीशन के एक दलित सदस्य थे, जिनका नाम था आरएल नायक। आरएल नायक ने बिंदुश्री प्रसाद मंडल के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो पूरे ओबीसी समाज को 2 हिस्सों में बाँट कर देखें। एक हिस्सा वो जो कि भूमिधर ओबीसी जातियाँ हैं और एक हिस्सा वो जो कि कारीगर ओबीसी जातियाँ हैं। उनका कहना था कि जो भी रिज़र्वेशन आप तय करें, जिसकी भी सिफ़ारिश करें, वो ओबीसी और कारीगर जातियों के बीच में बँटना चाहिए। लेकिन बिंदुश्री प्रसाद मंडल ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रिज़र्वेशन के लाभ आम तौर पर जो भूमिधर ओबीसी जातियाँ हैं, उन जातियों को मिले और कारीगर जातियों को उनके लाभ नहीं मिले। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? बिहार में वो क्या करती रही, ये आपके सामने स्पष्ट होता है। केंद्र में वो क्या कर रही है, उसके बारे में भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक रोहिणी कमीशन नियुक्त किया। रोहिणी कमीशन को 13 बार उसको उसको उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी कितने दिनों तक लगातार। रोहिणी कमीशन भी एक तरह की जातिगत जनगणना है। रोहिणी कमीशन क्या कर रहा है? जस्टिस रोहिणी ने जितनी भी देश की ओबीसी जातियां हैं, उन सबकी संख्या इकट्ठी की। ये पता लगाया कि किसको आरक्षण के कितने फायदे मिलते हैं और कितने फायदे नहीं मिलते हैं और सरकार के सामने ये रिपोर्ट पेश की और सरकार ने और राष्ट्रपति के सामने वो रिपोर्ट रख दी। अब अभी तक सरकार उन आंकड़ों ऊपर बैठी हुई है। एक और जातिगत जनगणना है जिसके ऊपर सरकार लगातार आंकड़ों पर बैठी हुई है और वो जातिगत जनगणना है जो कांग्रेस सरकार ने एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया था। आप उस सेंसस के बारे में देखिए, उसकी क्या उसकी उसकी कितनी बुरी हालत है। उस सेंसस की हालत यह है कि जब 2014 में मनमोहन सिंह सरकार हारी, तो उसने मोदी सरकार को
लाखों एक्सेल शीट्स दिए और वो लाखों एक्सेल शीट्स आज तक मोदी सरकार के पास पड़े हुए हैं। उसकी ना जांच की गई है, ना उसके आंकड़ों के ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई की गई है। सरकार ये दावा करती है कि ये फिजिकली और लॉजिस्टिकली ये संभव नहीं है कि हम उन आंकड़ों का इस्तेमाल करें और उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधारें या नीतिगत स्तर पर कोई किसी किस्म का कोई उसमें सुधार पहुंचाएं। इसका नतीजा बहुत बुरा निकला है। सारे देश में इस वक्त जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया इसके प्रति दोहरे किस्म का है। एक तरफ वो कहती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि जो लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं कराना, वो तो एक तरह से पाप कर रहे हैं, वो समाज को बांटना चाहते हैं। मैं बता चुका हूं कि जो रोहिणी कमीशन है वो स्वयं में एक तरह की जातिगत जनगणना है। उसका पूरा डेटा सरकार के पास आ गया है और सरकार का पूरा दांव ये है कि उस डेटा के आधार पर कुछ लाभार्थी योजनाएं बनाए। विश्वकर्मा योजना क्या है? विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना जो ओबीसी कारीगर जातियां हैं, उन कारीगर जातियों के लिए बनाई गई एक लाभार्थी योजना है। अब मुश्किल क्या है कि सरकार सोचती है कि इस तरह की लाभार्थी योजनाएं बनाकर वो लोगों को अपना वोटर बना लेगी। यानी पूरी की तरह विकास का जो काम है, जो कि बिना राजनीतिक निष्ठा राजनीतिक निष्ठा का ध्यान किए हुए विकास के फायदे लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए। मोदी सरकार का पूरा विचार ये है कि पहले लोगों को लाभार्थी योजनाएं दो और उसके बदले में उन्हें स्वाभाविक रूप से अपना वोटर बनाओ, अपनी ओर आकर्षित करो। ये काम 2014 में चुनाव जीतते ही मोदी सरकार ने शुरू कर दिया था। जो जनधन योजना थी, जनधन योजना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जनधन योजना के जरिए लोगों के खाते खोले गए। तब सब लोगों ने जनधन योजना का मजाक बनाया था, लेकिन दरअसल आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमारी समझ में आता है कि जनधन योजना के पीछे मकसद क्या था। आज जो लाभार्थियों का बहुत बड़ा संसार मोदी सरकार बना रही है, उस संसार के पीछे दरअसल जनधन योजना खड़ी हुई है। जनधन योजना से ही वो प्रक्रिया शुरू होती है। तब अच्छा, अब मुश्किल क्या है कि आपने उस वक्त जनधन योजना बनाई, 5 साल तक मोदी सरकार काम करती रही। 2019 के चुनाव में मोदी सरकार को जनधन योजना के जरिए जो उसने लाभार्थी बनाए थे उनका लाभ हुआ। लेकिन इसी प्रक्रिया में विपक्षियों ने भी इस बात को समझ लिया कि उन्हें भी लाभार्थियों की एक दुनिया बनानी पड़ेगी और उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में लाभार्थी बनाए। और जैसे भूपेश बघेल के अपने लाभार्थी हैं, के चंद्रशेखर राव के तेलंगाना में अपने लाभार्थी हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अपने लाभार्थी हैं। इस तरह हर राज्य में जो गैर भाजपा राजनीतिक शक्तियां थी, उन्होंने भी उसी तरीके से अपनी अपनी लाभार्थी योजनाएं चलाई। आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के लाभार्थी और गैर भाजपा सरकारों के लाभार्थी, ये दोनों राजनीतिक होड़ में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इनके कैंसिल करने का नतीजा ये निकला है कि अब लाभार्थी योजनाएं उतनी ज्यादा राजनीतिक रूप से प्रभावी नहीं रह गई हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया था, लेकिन जब चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश भाजपा से ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपके एक उप मुख्यमंत्री चुनाव क्यों हार गए, आप ये बताइए कि आपके 57 या 58 सीटें आपकी कम क्यों हो गई, आपके 11 मंत्री चुनाव क्यों हारे, इनके कारणों के ऊपर रोशनी डालिए। तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक 81 पेज की रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट की बहुत कम चर्चा होती है क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ इस तरह के तथ्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति और भाजपा की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राजनीति के बारे में जो तमाम प्रचलित धारणाएं हैं, इन प्रचलित धारणाओं को ये रिपोर्ट बदल देती है। इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि जो हमने लाभार्थी बनाए थे, जिनको हमने मुफ्त अनाज दिया था, जिनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए थे या जिनके अंदर हम लोगों ने चीजें बांटी थी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्होंने सरकारी योजनाओं की तारीफें तो बहुत की, सरकार के गुण बहुत गाए, लेकिन उन्होंने हमें उसके मुताबिक वोट नहीं दिए। ये एक ऐसे सत्य का उद्घाटन है जिस सत्य के ऊपर ना तो मीडिया
की तरफ से जोर दिया जाता है और न ही मेरे जैसे समीक्षक भी आमतौर पर इस सत्य को रेखांकित करते हैं। बात लगातार यही की जाती रहती है कि लाभार्थी, जो सरकार लाभार्थी बना रही है, वो बड़े पैमाने पर वोटों को प्राप्त करेगी। इसी प्रकार की गलतफहमी राजस्थान के मौजूदा विधानसभा चुनाव का जब हम विश्लेषण करते हैं, तब हमारे सामने आती है। इसी प्रकार की गलतफहमी हमारे सामने उस समय आती है जबकि हम छत्तीसगढ़ के चुनाव का विश्लेषण करते हैं या मध्य प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण करते हैं। ध्यान कीजिए, इन तीनों राज्यों में जो सत्तारूढ़ शक्तियां हैं, वो उन्होंने बड़े पैमाने पर लाभार्थी योजनाएं बनाई हैं। करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन दिए हैं उन योजनाओं के, और उन योजनाओं के जरिए जनता, आप राजस्थान जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर इन योजनाओं का प्रचार मिलेगा। यहाँ तक कि उन योजनाओं का प्रचार दिल्ली तक आ गया है। दिल्ली के अंदर भी उनके आपको होर्डिंग मिलेंगे। लेकिन क्या इससे इस बात की गारंटी मिलती है कि हर जगह ये पार्टियां जो लाभार्थी बनाए जा रहे हैं वो चुनाव जीत लेंगे? जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके मुकाबले गारंटी दे रही हैं। जैसे जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं। जहां पर कांग्रेस विपक्ष में है, वहां कांग्रेस की गारंटियां जा रही हैं। इस चीज से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि लाभार्थियों के दम पर चुनाव जीतने की रणनीति धीरे धीरे पुरानी पड़ती जा रही है। जितनी तेजी के साथ ये लोकप्रिय हुई थी, उतनी ही तेजी से ये रणनीति पुरानी पड़ती जा रही है। पहली बात तो ये है। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक तरह से जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस और क्षेत्रीय शक्तियों ने भाजपा को उसी के दांव से मारने की रणनीति अपनाई है, और भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। अच्छा, दूसरे, जब हम देश के बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट से बात करते हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों के सामने रखते हैं कि जिसको सुशासन कहते हैं या जिसको डिलीवरी कहते हैं, उसमें और लाभार्थी योजनाओं के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को समझने की जरूरत है। सुशासन वो है जिसमें सड़क बनवाई जाती है, बिजली पानी दिया जाता है, कानून व्यवस्था की हालत सुधारी जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, कुछ रोजगार के मुद्दे को भी संबोधित किया जाता है। ये सुशासन है। और दूसरी तरफ लाभार्थी योजना है। जो सरकारें सिर्फ लाभार्थी योजनाओं पर ही निर्भर करती हैं और सुशासन देने में विश्वास नहीं करती, या उस मामले में वो चूक गई हैं, जो सरकारें सुशासन देने में चूक गई हैं, मुझे नहीं लगता कि मतदाता उनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। मोटे तौर पे अगर आप देश की राजनीति को देखें, तो मतदाता आपको 3 हिस्सों में बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। एक हिस्सा वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक रूप से झुका रहता है, और कोई भी परिस्थिति हो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है। एक हिस्सा वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोचता है, और वो मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के दावों पर ध्यान नहीं देता, वो भाजपा के खिलाफ वोट करता है। इन दोनों के बीच में एक हिस्सा होता है जिसे कुछ लोग स्विंग वोटर कहते हैं। मैं उसे मध्यवर्ती वोटर कहता हूं। ये आखिर तक इंतजार करता है और तय करता है कि किसको वोट देना है। सारी की सारी चुनावी मुहिम इसी वोटर को प्रभावित करने के लिए होती है। जिस तरह के तमाम दावे होते हैं, वो इसी वोटर को प्रभावित करने के लिए होते हैं। ये वोटर आखिर तक कई पहलुओं को सामने रख के सोचता है। इसमें से एक पहलू ये है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं, वो जब सत्ता में आएगा, अगर हम जो मौजूदा सरकार है इसके खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो आखिरकार इसकी जगह जो सत्ता में ला रहे हैं, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, या जो मौजूदा सरकार है उसने डिलीवरी के मसले पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ये स्विंग वोटर तय करता है, और यही बिल्कुल आखिर में जिधर वोट दे देता है, उधर चुनावी नतीजे का पलड़ा झुक जाता है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी यही हुआ था। मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन तीनों राज्यों में, और इसमें तेलंगाना भी हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, इन तीनों राज्यों में ये जो मध्यवर्ती वोटर है, ये जो बीच का वोटर है, यही तय करेगा कि सत्ता किसको प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचा पाएगी, या कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकार बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। ध्यान कीजिए, भारत में कोई भी चुनाव वॉक इन द पार्क नहीं होता है। कोई भी चुनाव में ना आसानी से जीत होती है, ना आसानी से हार होती है।
मोटे तौर पर अभी समझ ये है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर सकती है और राजस्थान में वो बहुत कड़ी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले फंसी हुई है। लेकिन नतीजे हम सब लोगों को चकित कर सकते हैं। परिस्थिति किसी भी तरफ झुक सकती है। सब कुछ जो बीच में बैठे हुए वोटर हैं, उनके ऊपर है। और जहां तक सरकार द्वारा किए जाने वाले इस दावे का सवाल है कि वो देश को 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जा रहा है। मोदी जी रोज अपने भाषणों में कहते हैं कि कभी हम 7वें नंबर पर थे, कभी हम 6वें नंबर पे आए, फिर हम 5वें नंबर पे आए, फिर हम 4थे नंबर पे आए। ये सब केवल खोखली दावेदारियां हैं। आंकड़े इस बात की कोई तस्दीक नहीं करते। आंकड़े इस बात की कोई तस्दीक नहीं करते कि भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में 5 खरब या 6 खरब की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रही है। ये देश आज भी गरीबों का देश है। ये देश आज भी एक लो इनकम कंट्री है, जहां पर 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक अनाज देने की घोषणा उस प्रधानमंत्री ने की है, जो देश को 5 खरब की अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में ले जाने का दावा कर रहा है। धन्यवाद।